अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपडेट जोन पी के यूट्यूब चैनल। स्कॉलरशिप टेस्ट प्रिपरेशन कोर्स के एपिसोड नंबर 9 में हम आज क्लास 8 टेस्ट सैम्पल पेपर के पोर्शन नंबर 2 जिसमें हम बचे हुए उर्दू, मैथ और साइंस के क्वेश्चंस एमसीक्यूज हल करेंगे। इससे पहले हमने इस वीडियो के पार्ट नंबर 1 में एपिसोड नंबर 8 में हमने इस टेस्ट सैम्पल पेपर का इंग्लिश पोर्शन हल किया था, सॉल्व किया था। तो पहले आप वो वीडियो देख सकते हैं, जिन्होंने नहीं देखी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और अगर आप ऐसी स्कॉलरशिप की तैयारी कर रहे हैं जिसमें उर्दू का सब्जेक्ट नहीं होगा, उसके क्वेश्चन नहीं होंगे, तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा आगे करके मैथ साइंस वाले क्वेश्चन से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हमद खाल की सारा को कहते हैं? अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमद किससे कहते हैं? अल्लाह ताला की तारीफ़, जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की, वो अल्फाज, वो जुमले जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई हो, तो उसे हमद कहते हैं। और नात किससे कहते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में बयान किए गए अल्फाजों जुमलों को नात कहते हैं। और हदीस किससे कहते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और तौर तरीके जो आपने अपने ज़िंदगी में बताया हो, के दिखाया हो, तो उसे हदीस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खाल फजीलतें हासिल थी? 4, 5, 2 या 3? हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 3 फजीलतें हासिल थी। कौन सी? एक तो ये फजीलत थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों साहिबजादियों का निकाह उनसे किया। दूसरी फजीलत यह थी कि दीन की खातिर उन्होंने 2 बार हिजरत की, एक हबशा की तरफ और दूसरी मदीना मुनव्वरा की तरफ। और तीसरी फजीलत यह थी कि उन्होंने कुरान मजीद लिखवाकर उसकी नकलें मुसलमानों की सारी आबादियों में भिजवा दी। उन्हीं की नकलें आज सारी दुनिया में मौजूद हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उसलिए जामिअल कुरान भी कहते हैं। तो ये थी 3 फजीलतें हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खाल दरम में ये कुआं खरीद किया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों के लिए एक कुआं ख़रीदा था और वक्फ कर दिया लोगों के लिए। तो वो कुआं कितने में ख़रीदा था? हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 35,000 दिरहम में ख़रीद किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, पाकिस्तान की कौमी ज़बान खाल है? पाकिस्तान की कौमी ज़बान कौन सी है? उर्दू, सिंधी, अंग्रेज़ी या फिर अरबी? पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है। क्वेश्चन नंबर 30, हज़रत सचल सरमस्त ने अपनी शायरी में अपना नाम खाल लिखा है? हज़रत सचल सरमस्त ने अपनी शायरी में अपना नाम कौन सा लिखा है? सचू, सचेडनू, सचल, सारे नामों से। सारे नामों से। अगला क्वेश्चन है, हज़रत सचल सरमस्त का इंतकाल खाल साल की उम्र में हुआ? 90, 80, 70 या 60? हज़रत सचल सरमस्त का इंतकाल 90 साल की उम्र में हुआ। क्वेश्चन नंबर 32, खादिम हुसैन ने तालीम से फारिग होकर खाल के हालात सुधारे? गांव, शहर, घर या फिर ज़मीन? तो ये क्वेश्चन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के उर्दू लेसन अच्छा शहरी से लिया गया है, जिसमें खादिम हुसैन तालीम से फारिग होकर अपने गांव की हालत सुधारता है। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अली करम वजह के खाल थे? हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अली करम वजह के क्या थे? बड़े बेटे, छोटे बेटे, नवासे या भाई? हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अली करम वजह के बड़े बेटे थे। हज़रत सचल सरमस्त खाल के एक बुज़ुर्ग शायर थे। सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा? हज़रत सचल सरमस्त सिंध का था, तो सिंध का एक शायर था। टेलीफोन का मतलब खाल है। आवाज़, रोशनी, आवाज़ और रोशनी या कोई नहीं? टेलीफोन का मतलब यहाँ पर हम कोई नहीं कह सकते हैं,
अच्छा, टेलीफोन जो है वो दो यूनानी अल्फाजों से लिया गया है। टेली मतलब दूर और फ़ोन मतलब आवाज़। टेलीफोन का मतलब दूर तक आवाज़ मालूमात, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आवाज़ और रोशनी दिया गया है, तो इसलिए मैंने कोई भी नहीं किया। अदरवाइज़ आप आवाज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कोई भी नहीं किया। अगला क्वेश्चन है, खाल पर एक इंतहाई नेक बादशाह नासिरुद्दीन हुकूमत करता था। भारत, अमेरिका, पाकिस्तान या बांग्लादेश? अच्छा, ये क्वेश्चन जो है आप मुझे बताना कमेंट में कि अच्छा, ये क्वेश्चन जो है आप मुझे कमेंट में बताना कि बादशाह नासिरुद्दीन किस पर हुकूमत करता था, भारत, अमेरिका, पाकिस्तान या बांग्लादेश? अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये आप क्वेश्चन मुझे कमेंट में बताना। कराची में समुंदर के किनारे मलाहों का गांव था जिसमें ओबायों नाम के खाल बेटे थे। ओबायों नाम के कितने बेटे थे? 4, 5, 6 या 7? ओबायों नाम के 7 बेटे थे जो कि बहादुर और मेहनती थे। क्वेश्चन नंबर 38, तारिक बिन ज़ियाद का ताल्लुक शिमाली खाल के एक कदीम मशहूर कबीले बर्बर से था। ताल्लुक किससे था? शिमाली अफ्रीका, भारत, अमेरिका या बांग्लादेश? तारिक बिन ज़ियाद का ताल्लुक शिमाली अफ्रीका के एक मशहूर कबीले बर्बर से था। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के खाल खलीफे थे। तीसरे, दूसरे, चौथे या पहले? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के तीसरे खलीफे थे। क्वेश्चन नंबर 40, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिजरत के खाल साल मदीने मुनव्वरा में पैदा हुए। तीसरे, दूसरे, चौथे या पहले? हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिजरत के चौथे साल मदीने मुनव्वरा में पैदा हुए। उसके बाद है, कहते हैं कि सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद खाल होता है, दिमाग, दिल, तबीयत या कोई नहीं? एक सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग होता है। क्वेश्चन नंबर 42, खाल को हक गोई के जुर्म में कितनी बार कैद किया गया? मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लियाकत अली खान या सर सैयद अहमद खान? इनमें से किसको हक गोई के जुर्म में कितनी ही काफ़ी बार गिरफ्तार किया गया? मौलाना मोहम्मद अली जौहर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। सुबह की सैर के शायर का नाम क्या है? मोहम्मद हुसैन आरजू, लियाकत अली खान, अल्लामा इकबाल, शाह अब्दुल लतीफ़? क्लास 7 उर्दू के बुक में सुबह की सैर के शायर का नाम क्या है? मोहम्मद हुसैन आरजू। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44, गर्मियों की छुट्टियों में सलीम अपने भाईजान के साथ खाल गया। कहाँ गया था? गर्मियों की छुट्टियों में सलीम अपने भाईजान के साथ रावलपिंडी गया था। तो अगला क्वेश्चन है, खाल का कौमी लिबास शलवार और कमीज़ है। शलवार और कमीज़ किसका कौमी लिबास है? पाकिस्तान, भारत, जापान या अमेरिका? ये जो है पाकिस्तान का कौमी लिबास है। और उसके बाद क्वेश्चन है, पाकिस्तान खाल माह में आज़ाद हुआ, अगस्त, जनवरी, जून या नवंबर? वेरी सिंपल, पाकिस्तान 14 अगस्त में आज़ाद हुआ। और उसके बाद है, बिरचा का मेला खाल की याद में लगता है। बिरचा का मेला किसकी याद में लगता है? शाह अब्दुल लतीफ़ भटाइरा। कब से शुरू होता है ये मेला? ये माह सफ़र के 14 तारीख से शुरू होता है और 3 रोज़ तक जारी रहता है। बिरचा का मेला खाल रोज़ तक जारी रहता है। आगे क्वेश्चन है जो मैंने अभी बताया आपको, तो ये जो है 3 रोज़ तक जारी रहता है 14 सफ़र से। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 49, ऊंचे का ज़िद क्या है? ज़िद ऊंचे का नीचे, वेरी सिंपल। और आखिरी क्वेश्चन है, इल्म एक लाजवाल खाल है, दौलत, हुनर, सेहत या इबादत? ये आपने सुना होगा, इल्म एक लाजवाल दौलत है।
इल्म एक ऐसी दौलत है, लाजवाल दौलत है, जिसे कोई चोरी नहीं कर सकता। आपके पास जो इल्म है, किसी को पता है कि इसके पास ये इल्म है, लेकिन वो आपका इल्म कोई छीन नहीं सकता आपसे। तो ये है इल्म, जो कि आगे के लिए ज़रूरी है प्यारे बच्चों। सो ये थे उर्दू के क्वेश्चन। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। अब हम मैथ के क्वेश्चन हल करते हैं। तो मैथ में पहला क्वेश्चन है, इफ सेट A is equal to LMN and B is equal to LMNO, then B difference A is। अगर A सेट के मेंबर हैं LMN और B सेट के मेंबर हैं LMNO, तो B डिफरेंस A क्या होगा। अब डिफरेंस कैसे मालूम करते हैं दो सेट्स का। अब दो सेट्स का यहाँ पर एक सेट P है और सेट A है, इसके बीच में साइन माइनस की है, यानी डिफरेंस। तो A के मेंबर्स हैं LMN और B के मेंबर्स हैं LMNO। तीन मेंबर ये सेम है और बाकी एक जो है ये और डिफरेंट है। तो पहले हम P लिखेंगे और उसके मेंबर्स लिखेंगे सेट के, उसके बाद हम बीच में साइन ये डिफरेंस किए तो ये देंगे, और A के मेंबर लिखेंगे। B के मेंबर कौन से हैं LMNO, ये हमने लिखने हैं, ये पढ़ें। और A के मेंबर्स कौन से हैं LMN, ये हमने मेंबर लिखनी है बाद में। अब यहाँ पर क्या करना है आपने, जो पहला सेट दिया गया होता है उसके जो बचे हुए मेंबर्स हैं हम वही लिखते हैं, बाकी जो दूसरे सेट के मेंबर हम नहीं लिखते। पहले हम एक जैसे मेंबर जो है वो काट लेते हैं, निकाल देते हैं, उसको हटा देते हैं, इस रिमूव कर देते हैं। बाकी जो बचे हैं मेंबर्स वही लिखेंगे, लेकिन कौन से मेंबर, जो पहले वाले सेट में बचे हुए होते हैं वही लिखेंगे। अगर यहाँ पर कोई बचा हुआ मेंबर होता तो हम वो यहाँ पर नहीं लिखते। जो पहले सेट में दिया गया होता है मेंबर्स वही हम बचे हुए लिखते हैं, बाकी जो एक जैसे मेंबर होते हैं वो काट देते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 52, if we round up the decimal 3.8461 up to 2 decimal places we get। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर हम इस 3.8461 को 2 डेसिमल प्लेसेस में चेंज करते हैं तो फिर क्या मिलेगा। 3.84, 3.81, 3.86 या फिर 3.85। अगर हम इस नंबर 3.8461 को 2 अशारिया की जगहों में राउंड अप करते हैं तो ये हमें बराबर मिलता है 3.85 के। और उसकी वजह यही है कि तीसरी अशारिया जगह पर 6 है। जो थर्ड नंबर पे अशारिया के बाद तीसरे नंबर पे जो नंबर है वो 6 है, जो कि 5 से बड़ा है। उसलिए दूसरी अशारिया जगह पर 4 है, और 4 में हम क्या करेंगे, 1 बढ़ा देंगे, बन जाता है 5। तो सही जवाब रहेगा 3.85। ये कोई रूल था डेसिमल का। क्वेश्चन नंबर 53, 2 पावर 5 इंटू 2 पावर 3 इज इक्वल टू 2 पावर x, देन x इज इक्वल टू वाट। यानी x के ऊपर पावर कितना आएगा। अगर 2 के ऊपर पावर 5 है और दूसरी साइड में भी 2 के ऊपर पावर 3 है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब यहाँ पर 2 के ऊपर पावर 5 है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं अगेन 2 के ऊपर पावर 3 है, और यहाँ पर हमने पावर किसका फाइंड करना है, x का। कह रहा है कि अगर 2 के ऊपर पावर 5 है और 3 के ऊपर भी पावर 5 है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो 2 की पावर की फॉर्म में दिया गया है। कितना पावर आएगा 2 पर, चलो हल करते हैं इसको। 2 के ऊपर पावर कितना है, 5 मरतबा है, तो इसको 5 मरतबा लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। 2 को जितना भी पावर है उतनी बार आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 2 3 4 अगेन इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा था, मल्टीप्लाई की साइन देंगे। अब यहाँ पर 2 के ऊपर पावर कितना है, 3 है, तो अगेन 2 को हम ब्रैकेट में 3 मरतबा लिखेंगे जितना भी पावर है।
अब इसको हल करते हैं। 2 to the 4, 2 4 the 8, 2 8 the 16, 2 16 the 32, multiply by 2 to the 4, 2 4 the 8, तो ये बराबर होता है 256 के। अब 256 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये बराबर होता है 128 के, यानी 2 के ऊपर पावर कितना 128। क्या ये सही है? नहीं प्यारे बच्चों, ये ऐसे नहीं होगा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, आप कैसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। अगर उसके पास पावर है, उन नंबर्स पे पावर है ऊपर, तो आप उन पावर्स वाले नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी पर गौर करें। जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो कुछ इस प्रॉपर्टी के रिगार्ड्स हैं, ठीक है, जिसमें a पावर m मल्टीप्लाई बाय a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n, यानी अगर दो एक जैसे बेसिस हैं, दो एक जैसी वैल्यूज़ हैं, उसके ऊपर पावर है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उसके पावर हम ऐड कर देंगे, ना कि उसके पावर हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर पावर 2 था और यहाँ पर भी पावर 2 था हमारे क्वेश्चन में, और उसके ऊपर पावर m में जो था वो 5 था और n में पावर 3 था। तो ये बेस सेम रहेगी, बेस हमारा क्या था 2। चलो यहाँ पर लिख के मैं बताता हूँ। बेस हमारा क्या था 2 था और उसके ऊपर पावर 5 था, मल्टीप्लाई ए क्या था सेम बेस है 2 और दूसरी साइड में पावर कितना था 3 था। बेस सेम रहेगी और पावर ऐड कर देंगे, पावर 3 प्लस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, यानी जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर 8, पावर 2 के ऊपर 8 आएगा। क्वेश्चन नंबर 54, द सॉल्यूशन ऑफ 1 प्लस 6x इज इक्वल टू 7 इज 1 प्लस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 1। x क्या है, किसके बराबर होगा, x की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, 1 कैसे आया। अच्छा, ये जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बेसिक क्वेश्चन है, मैथ के बेसिक क्वेश्चन है, तो ये आपको आना चाहिए हल में करना। टेस्ट में ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये जो अलजेब्रिक वाला चैप्टर्स हैं, आपने ये अच्छी तरह पढ़ना है, इसको समझना है, ताकि इनमें से क्वेश्चन आए तो वो आपको ज़्यादा कंफ्यूज ना करें और आप अच्छा हल कर लें उसको टेस्ट में। यही मैथ में होता है जो बच्चों को मुश्किल लगते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन होते हैं। उसके अलावा प्रॉब्लम्स होती है मैथमेटिक्स में, तो इनको आपने थोड़ा गौर करना है, इनको आपने समझना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है इनकी, ताकि आप टेस्ट देने जाएँ तो वहाँ पर आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत ना हो। चलो, ये क्वेश्चन हम सिंपल क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं। एक्स की वैल्यू हम कैसे इसमें फाइंड करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर इस तरह का मैथ में क्वेश्चन आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, जिसमें नंबर्स जो हैं ऐड हो रही हों या चाहे सब्ट्रैक्ट हो रही हों, यहाँ पर तो ऐड हो रहे हैं नंबर्स, लेकिन अगर सब्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं तो आपने उनको कैसे हल करना है। तो यहाँ पर कुछ बातें आपको मैं बताता हूँ, वो आपने याद रखनी है, फिर उसको आप आसानी से हल कर पाओगे अगर इनमें से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं टेस्ट में। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 1 प्लस 6x इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पर 6x जो है वो उसके साथ वेरिएबल है, लेकिन 1 और 7 के साथ वेरिएबल नहीं है। तो आपने क्या करना है, पहले जो एक फॉर्मेट वाले नंबर्स हैं उनको एक साइड पे ले जाएंगे, और जिनके पास वेरिएबल्स हैं यहाँ पर तो सिर्फ एक ही वेरिएबल वाला नंबर दिया गया है। अगर एक और भी नंबर होता x वाला तो वो हम एक साइड पे कर देते हैं, इस x 6x और उसको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल वाला नंबर दिया गया है, तो हम इस वेरिएबल वाले नंबर को अलग कर देंगे और बाकी ये जो नंबर हैं इनको अलग कर देंगे, फिर उसको हल करेंगे। और जो नंबर आप अलग करने जा रहे हैं तो वो दूसरी साइड में ले जाएंगे, ठीक है, और दूसरी साइड में उस नंबर को ले जाएंगे तो उसकी साइन भी तब्दील करेंगे हम। तो यहाँ पर 1 है, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे
1 को इस 7 वाली साइड में, क्योंकि ये 6x वेरिएबल वाले नंबर को हमने अलग करना है। तो हल करते हैं। 6x इज़ इक्वल टू, यहाँ पर 1 प्लस का है तो 7 वाली साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। 7 एज इट इज़ ऐसे ही रहने देंगे और 1 हमने माइनस का कर दिया। याद रखना, कोई भी नंबर है जिसको आप दूसरी साइड में ले जा रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या कोई भी क्वेश्चन है उसमें, इस तरह के क्वेश्चन में आप एक नंबर को दूसरी साइड में ले जा रहे हैं तो उसकी साइन आपने लाजमी चेंज करनी है। 6x इज़ इक्वल टू 7 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 6। तो यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वहाँ 6 जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। पर बच्चों याद रखना, जब भी कोई इस तरह कोई वेरिएबल के साथ नंबर होता है और वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो वो दूसरी साइड में जाता है तो वो डिवाइड हो जाता है दूसरे नंबर से। तो x किसके बराबर आया? 1 के। तो यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन में x इज़ इक्वल टू 0 ए ऑप्शन टिक किया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 54 में x इज़ इक्वल टू 1 बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। Question number 55. A 32 centimeter long wire is bent to form a square. What is length of each side of square? 32 सेंटीमीटर लॉन्ग एक वायर को मोड़ के उसका स्क्वायर बनाया जाता है। What is the length of each side of square? फिर उस स्क्वायर की हर साइड का लेंथ आपने फाइंड करना है, कितना होगा। एक वायर है 32 सेंटीमीटर लॉन्ग जिसको मोड़ के उसका स्क्वायर बनाया जाता है। फिर उसकी स्क्वायर की एक साइड की लेंथ क्या होगी उस वायर की। तो स्क्वायर की एक साइड की लेंथ वेरी सिंपल, स्क्वायर के आपने जो साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। स्क्वायर के हर साइड की साइज़ जो है वो बराबर होती है। अब इसकी वन साइड आपने कैसे फाइंड करनी है, एक साइड की लेंथ आपने कैसे फाइंड करनी है। तो इस स्क्वायर वाली वायर की एक साइड की लेंथ फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, 32 को डिवाइड कर देंगे 4 से, क्योंकि स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं। तो उसी ही 32 की यहाँ पर जो सेंटीमीटर लॉन्ग 32 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है उस 32 को आप डिवाइड कर देंगे जो साइड्स हैं स्क्वायर की 4 उससे। 32 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 8, यानी इसकी वन साइड स्क्वायर की किसके बराबर होगी, 8 के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56, 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7, द अननोन इज। 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7, जिसमें हमने अननोन क्या है, एक्स, ये हमने फाइंड करना है। सिमिलरली जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 54 हल किया था उसी तरह ये क्वेश्चन है, तो उसी तरह हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर माइनस एक्स से इसको एक साइड में ले आएंगे और ये 12 और 7 को दूसरी साइड में ले आएंगे। तो दूसरी साइड में इस 12 को ले आने के लिए हम इसकी साइन चेंज करेंगे। यहाँ पर 12 प्लस का है तो इस 7 वाली साइड में ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। बाकी 7 एज इट इज़ रखते हैं। एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस 12, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस 12 इज इक्वल टू -5। अब यहाँ पर साइन दोनों एक जैसी हैं तो इसको हम रिमूव कर देंगे। बाकी x किसके बराबर आएगा, 5 के। ये है हमारा आंसर। कैसे आपने x फाइंड किया इस एक्सप्रेशन से, इस इक्वेशन से। अब कोई भी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। अगर 2 या 3 वैल्यूज़ आपको दी गई हैं उसमें एक वैल्यू अननोन है तो उस अननोन वैल्यू को आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, a polynomial having 2 terms is called as factorization, बायोनोमियल, मोनोमियल या ट्राइनोमियल। वो गणितमी जिसमें 2 रकमें हों, वो गणितमी जिसमें 2 टर्म्स हों, उसको बायोनोमियल कहते हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। द स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज, द स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7। उसके बाद द कॉस्ट ऑफ मोबाइल इज 4850 रुपीज़। व्हाट इज़ GST एट द रेट ऑफ 70%। एक मोबाइल की कीमत 4850 रुपये है, उसका GST क्या है 70% शराब है। तो इसमें हमें GST फाइन करना है। अगर मोबाइल की कीमत, यहाँ पर मोबाइल की कितनी कीमत है 4850 रुपये, तो 17% शराब है। हम उसका हिसाब कैसे लगाएंगे? इसका GST फाइन करने के लिए आपने सबसे पहले GST की शरह को 100 से डिवाइड कर देना है, तकसीम कर देना है, और 100 से तकसीम करने के बाद आपने उसको डेसिमल में तब्दील करना है। तो इसको हम 100 से डिवाइड करके 100 से तकसीम करते हैं और डेसिमल में तब्दील करते हैं, तो ये बराबर होता है 0.17 के। अब आपने क्या करना है, मोबाइल की कीमत को GST की अशरिया से ज़र्ब कर देना है। मोबाइल की कीमत कितनी है 4850 और GST की अशरिया कितनी है 0.17। ये बराबर होती है 824.50। तो मोबाइल के GST की रकम 8000, तो मोबाइल की GST की रकम कितनी है 824.50 है। Question number 60. What is the volume of a cylinder if radius is 14 centimeter and its height is 20 centimeter? एक सिलेंडर का वॉल्यूम मिक़दार कितना होगा अगर उसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो आपने रेडियस का वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है? अच्छा, तो सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए एक फार्मूला है, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो आपके पास तीन चीज़ें होनी चाहिए। क्या? एक पाई जिसकी वैल्यू तकरीबन बराबर है 3.14 के, और दूसरा हाइट भी यहाँ पर गिवन है और जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और आर यानी रेडियस जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रेडियस भी यहाँ पर गिवन है। रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो आपने पहले स्टेप में क्या करना है, रेडियस का स्क्वायर फाइंड करना है। यहाँ पर रेडियस कितना है 14 है, तो आप रेडियस का स्क्वायर निकालेंगे जो कि बराबर है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय हाइट। आपने उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है। जो आपने रेडियस का स्क्वायर निकाला है उसी स्क्वायर को आपने हाइट जो दी गई है वॉल्यूम की, उस हाइट से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर है, तो आपने रेडियस हमने कितना निकाला था, रेडियस का स्क्वायर कितना निकाला था 196। तो 196 को हम 20 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो पाई की वैल्यू हमने दी 3.1416 और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर होता है 12,315.84 सेंटीमीटर क्यूब्ड। सेंटीमीटर क्यूब जो है वो यूनिट है वॉल्यूम का। इन ऑप्शंस में एग्जैक्ट आंसर मैच नहीं हो रहा, लेकिन 12,315 लगभग ऑप्शन नंबर ए 12,320 सेंटीमीटर क्यूब्ड के बराबर है। टू सेपरेट अ होल नंबर फ्रॉम फ्रैक्शनल पार्ट इन अ डेसिमल वी यूज सिंबल। एक होल नंबर को फ्रैक्शनल पार्ट्स में से डेसिमल में तब्दील करने के लिए हम कौन सी सिंबल इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन नंबर सी पीरियड। डेसिमल में होल नंबर को फ्रैक्शनल पार्ट से तकसीम करने के लिए पीरियड इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 है, 3 पावर 4 इज इक्वल टू, वेरी सिंपल,
3 को आप 4 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 से 9, 3 9 से 27, 27 3 से 81। उसके बाद है 25 होल पावर x इज इक्वल टू 625। व्हाट इज x? x की यहाँ पर वैल्यू आपने फाइंड करनी है, जो कि उसका पावर है किसका, 25 का। वेरी सिंपल क्वेश्चन यार ये भी। यहाँ पर देखो x के ऊपर पावर नहीं दिया गया है, 25 के ऊपर पावर, और यहाँ पर उसका आंसर दिया गया है कि x पर 25 पर हम कौन सा पावर दें कि वो बराबर आए 625 के। तो 2 अगर यहाँ पर पावर देते हैं 25 और पावर 2, इसका स्क्वायर निकालेंगे 25 का, तो ये बराबर होगा 625 के। यानी x का पावर कितना होगा, 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64, 0.2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.4, 0.04, 0.004, 4.04। तो यहाँ पर 0.2 का स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर निकालने के लिए हम इसको 2 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इसका बराबर होगा 0.04 के। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ x इफ x रेशो 2 इज इक्वल टू 5:6। यहाँ पर रेशो की जो इक्वेशन हमें दी गई है वो है x रेशो 2 इज इक्वल टू 5:x। तो यहाँ पर जो पहला टर्म है, पहला मेंबर है, इसको हमने फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? इस यहाँ पर रेशो तनासुब में हम ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, फार्मूला, जो कि प्रोडक्ट्स ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सट्रीम। मतलब कि ये जो मिडिल वाले मेंबर हैं 2 और 5, इनका, और ये जो लास्ट में है, शुरू में और लास्ट में x और 6, इन दोनों का प्रोडक्ट्स इक्वल आता है, मल्टीप्लाई। कंसीडर ये a है, ठीक है, और ये 2 जो है वो b है, और ये 5 जो है c है, और ये 6 जो है d है, कंसीडर। अब यहाँ पर ये फार्मूला बनेगा AD इज इक्वल टू BC। यानी जो मिडिल वाले ये मेंबर हैं इनका और लास्ट वाले मेंबर से इनका प्रोडक्ट्स इक्वल है। तो इसको हल करके प्रूव करते हैं, जिससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर a क्या है, x, b क्या, d क्या है, 6 इज इक्वल टू b क्या है, 2, और c क्या है, 5। 6x है, 6x इज इक्वल टू 2 5 10। अब यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ 10 की तरफ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 10/6। यानी ये बराबर होता है 5/3 के। तो x की वैल्यू क्या आई, 5/3। Question number 66. What is the speed of a motorbike which covers a distance of 8 km in 2 hours? एक मोटर बाइक की स्पीड कितनी होगी अगर वो 8 किलोमीटर डिस्टेंस तय करता है 2 घंटों में? इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्पीड का फार्मूला, जो कि है डिस्टेंस अपॉन टाइम। वक्त, मुफासले को हम वक्त से तकसीम कर देंगे तो हमें इसका स्पीड मिल जाएगा बाइक का। यहाँ पर डिस्टेंस कितना दिया गया है, 8 किलोमीटर, और टाइम कितना, वक्त कितना दिया गया है, 2 आवर्स। तो इस फार्मूले में पुट करते हैं इनकी वैल्यूज़, डिस्टेंस और टाइम की, और हमें मिल जाएगी इसकी कितनी है स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू
8 किलोमीटर अपॉन 2 आवर्स, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये बराबर होता है 4 के, यानी द स्पीड ऑफ द मोटर बाइक इज़ 4 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन है a+6 इंटू a-6 आर द फैक्टर्स ऑफ a² -49, a² -36, a² -64 या a² -81। तो हमें इन ऑप्शंस को चेक करना होगा कि ये किसके फैक्टर्स हैं इन ऑप्शन में से। आई थिंक यहाँ पर 6 है, तो मुझे ये थोड़ा लग रहा है, तो इसको चेक करते हैं। a² -36, तो हम इसको स्क्वायर में तब्दील करेंगे। पहले a² ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, तो ये 36 है, इसको हम स्क्वायर में चेंज करेंगे तो ये बराबर होगा इसके 6 ही होगा, 6 स्क्वायर होगा। तो चलो इसको स्क्वायरिंग में तब्दील करते हैं। a² -36 इज इक्वल टू a² -6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा एक, a² -b² किसके बराबर होता है बच्चों? a² -b बराबर a² -b² इज इक्वल टू a+b इंटू a-b कॉमन फार्मूला आपको आता होगा। और वैसे इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको मैंने कुछ फार्मूलाज दिखाए थे, वो फार्मूलाज भी आप याद कर लेना। अगर ये जो मेन फार्मूलाज हैं इनमें से क्वेश्चन आते हैं तो ये आप याद कर लेना है। तो a-b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a+b इंटू a-b। यहाँ पर a क्या है? ये है a, खुद a ही है, और b क्या है? यहाँ पर 6 है। a प्लस b क्या है? 6 ही हमने। अगेन a माइनस b क्या है? 6। यानी ये जो फैक्टर्स हैं किसके? a+6 इंटू a-6 किसके फैक्टर्स हैं? ये फैक्टर्स हैं a² -36। क्वेश्चन नंबर 68, 84 डिग्री होल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 84 डिग्री किसके बराबर है? 84 के। उसके बाद है 2√256 इज इक्वल टू 254 का अंडर रूट क्या है? 12, 14, 16 या 18? 256 का अंडर रूट 16 है। कैसे? तो कोई भी नंबर अगर आपको इस तरह का दिया गया हो स्क्वायर रूट में, तो उसका आप कैसे स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, अंडर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं इसके। मैं आपको एक इजी फैक्टर्स मेथड जो है वो बताता हूँ, उसके ज़रिए आप कैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। जो भी नंबर है वो लिखेंगे। यहाँ पर हमें फाइंड करना है 256 का, तो 256 लिखेंगे और उसके यूज़र निकालेंगे हम फैक्टर्स। सिंपल मेथड, ये तो तरीका आपको आता है एलसीएम निकालने का। पहले हम छोटा लगाएंगे। पहले हम छोटा जो टेबल होगा वही लगाएंगे 2 का। यहाँ पर 2 का लग रहा है तो 2 का ही लगाएंगे। अगर 2 का ना लगता तो हम 3 की तरफ जाते, 4 की तरफ जाते, 5 की तरफ। पहले आपने वही टेबल लगाना है इसमें जो छोटा हो और उस पर परफेक्ट लग रहा हो, ठीक है। तो 2 का यहाँ पर लग रहा है कितनी मरतबा? 2 पे 1 मरतबा और 5 पे 2 मरतबा। एक यहाँ पे जाएगा 6 की तरफ, तो ये हो जाएगा 16 पे 8 मरतबा लगेगा। अगेन 2 का लगेंगे 12 पे 6 मरतबा, 8 पे 4 मरतबा। 2 का लगाते हैं अगेन 64 पे लग रहा है, 6 पे कितनी मरतबा लगेगा? 2 का 3 मरतबा और 4 पे 2 मरतबा। अगेन 2 का लगाते हैं 3 पे 1 मरतबा, एक यहाँ पे चला जाएगा 2 के पास, तो ये हो जाएगा 12 पे 6 मरतबा। अगेन 8 मरतबा 2 पे। अब भी लगेगा 2 का 4 मरतबा। तब तक आप जान नहीं छोड़ेंगे जब तक लग रहा है टेबल। तो 2 का अगेन 2 मरतबा, 2 टू द 4, 1 मरतबा और भी लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हुई कहानी ख़त्म। अब आपने क्या करना है, आप अपने फैक्टर्स वही निकालें जो कि जोड़ी में जो सेम है उसके अपने जो एक जैसे हैं उसकी आपने जोड़ी बनानी है, ठीक है। यहाँ पर एक जैसे 2 हैं तो इसकी हम जोड़ी बना देते हैं 2 में।
कितनी मरतबा ये जोड़ी बनी है? 1 2 3 4 4 जोड़ियाँ बनी हैं, तो हम 4 मरतबा इस 2 को लिखते हैं। किसकी जोड़ी बनी है? 2 की बनी है, तो हम 2 को 4 मरतबा लिखते हैं। अब 2 to the 4, 2 4 the 8, 2 8 से 16। तो प्यारे बच्चों, ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर है। अगर कोई ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसका आप कैसे निकालोगे स्क्वायर रूट? उसका भी आप इसी तरीके से निकालेंगे। थोड़ी एक बात आपने अपने ध्यान में रखनी है। कौन सी? तो यहाँ पर मैंने एक लिखा है एग्जाम्पल के तौर पे 32। इसको हम हल करते हैं। कैसे हल करेंगे? ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। और किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं? फॉर एग्जांपल मैं कहूँ 2, इसका स्क्वायर क्या है? तो आप क्या करेंगे? 2 को 2 मरतबा लिखेंगे, बराबर है 4। तो ये 4 इसका स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है। और इस 4 का अंडर रूट क्या है? स्क्वायर रूट क्या है? 2 है। यह स्क्वायर रूट और परफेक्ट स्क्वायर में डिफरेंस। ठीक है। अब यहाँ पर ये 32 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका आपने कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करना है? चलो अगेन इसको दूसरे पेज पे जाते हैं, जगह यहाँ पर कम थी। 32 फैक्टर्स निकालते हैं। 3 पे 2 का 1 मरतबा, 1 यहाँ पे जाएगा तो 12, 12 पे 6 मरतबा 2 का। 2 का 16 पे 8 मरतबा, 2 का 8 पे 4 मरतबा, 2 का 4 पे 2 मरतबा, और 2 का 2 पे 1 मरतबा। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे समझना, 2 की जोड़ी बन रही है, यहाँ पर भी बन रही है, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे नहीं बन रही। अब जो जोड़ी बन रही है उसको आप बाहर लिखेंगे। ठीक है। उसको आप बाहर लिखेंगे। ठीक है। कैसे? 2 2, एक जोड़ी बन गई, दूसरी भी बनी है। चलो ठीक है। और बाकी जिसकी जोड़ी नहीं बनी है उसको आप अंदर रखेंगे। जिसकी जोड़ी बनी है उसको आप बाहर रखेंगे, जिसकी जोड़ी नहीं बनी उसको आप अंदर रखेंगे। 2 2 तो यहाँ पर 4। ठीक है। ये लिखने में थोड़ा मुझसे मिस्टेक हुई, मल्टीप्लिकेशन साइन है। ठीक है। 2 को ऐसे ही रखते हैं। 2 to the 4 अंडर रूट 2, ये है 32 का स्क्वायर रूट। क्या किया मैंने? जो जोड़ी बनी उसको बाहर रखा। ठीक है। बॉन्ड की, 2 की बॉन्ड की फॉर्म में, और जो इसकी जोड़ी नहीं बनी वो मैंने अंदर लिखा। आया समझ में? चलो दूसरा मैं आपको मिसाल देता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये लिखने में थोड़ी मुझसे हो गई। दूसरा लिखते हैं 18। अब 18 का कैसे आप निकालोगे? स्क्वायर रूट 2 का लगाते हैं टेबल, 18 पे 9 मरतबा 2 का, और अब यहाँ पर क्या 2 का लगेगा? नहीं, 3 का लगेगा। 3 का 3 मरतबा, अगेन 3 का 1 मरतबा। अब यहाँ पर देखो, 3 पे 3 की जोड़ी बन रही है 1 मरतबा, चलो लिखते हैं 1 मरतबा। और 2 की जोड़ी नहीं बन रही, 2 की जोड़ी, 3 की जोड़ी बनी, मैंने 1 मरतबा लिखा, और 2 की जोड़ी नहीं बनी तो उसको ऐसे अंडर रूट में लिखेंगे। आगे समझ में? आप 18 का अंडर स्क्वायर रूट क्या है? 3 अंडर रूट 2। तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हो चाहे परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो इस फैक्टर्स इस तरह आप उन नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ 18 kg पोटैटोज इफ 6 kg पोटैटोज कॉस्ट इज ₹105। अगर 6 किलोग्राम पोटैटोज़ की कीमत 105 रुपये है, तो 18 किलोग्राम पोटैटोज़ की कीमत कितनी होगी? अब 18 किलोग्राम पोटैटोज़ की कीमत फाइंड करने के लिए, मालूम करने के लिए, पहले हमने ये जानना होगा कि 1 किलोग्राम पोटैटोज़ की कीमत कितनी है, तभी हम 18
18 किलोग्राम पोटैटो की कीमत इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, 1 किलोग्राम पोटैटो की कीमत हम कैसे फाइंड करेंगे? 1 किलोग्राम पोटैटो की कीमत फाइंड करने के लिए इजीली आप 105 को डिवाइड कर देंगे 6 से। 105 क्या है? 6 किलोग्राम पोटैटोस की कीमत है। अब 105 को हम डिवाइड कर देंगे 6 से, तो ये बराबर होता है 17.5, 17.5। अब ये 1 किलोग्राम पोटैटो की कीमत है। इसी ही 1 किलोग्राम पोटैटो की कीमत को आपने क्या करना है? 18 से आपने अगेन मल्टीप्लाई कर देना है। हमें 1 किलोग्राम पोटैटो की कीमत मिल गई है, तो हमें कितने पोटैटोस की कीमत फाइंड करनी है? 18 किलोग्राम की। तो हम उसको 18 किलोग्राम को मल्टीप्लाई कर देंगे 17.5 से, जो कि 1 किलोग्राम पोटैटो की कीमत है। तो ये बनती है 315। टोटल कास्ट कितनी है? 315, यानी 18 किलोग्राम पोटैटोस की कीमत होगी 315। पहले आपने डिवाइड कर देना है, उसके बाद आपने मल्टीप्लाई कर देना है। वेरी सिंपल। कोई भी इस तरह की केजीज में दिए गए हों, उसकी 1 किलोग्राम की कीमत आपने फाइंड करनी है पहले, उसके बाद आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है जितने भी किलोग्राम कीमत आपने फाइंड करनी हो किसी भी चीज़ की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 600 CP रुपीज़ 2000, यानी कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज SP? SP मीन सेल प्राइस। अगर उसको कुल नफ़ा 600 रुपये हुआ है और ख़रीदी कीमत 2000 रुपये है, तो उसकी विक्रय की कीमत सेल प्राइस क्या होगी? सेल प्राइस यहाँ पर आपने मालूम करनी है। पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह सही तरह पढ़ के उसको समझिएगा, उसके बाद आप हल करना। जिस तरह अभी मैं आपको ये हल करवा रहा हूँ टेस्ट सैम्पल पेपर, आप इसी ही तरह टेस्ट सेंटर पे जब आप टेस्ट देने जाएंगे तो आपने इसी ही तरह क्वेश्चन को समझना है, पढ़ना है, फिर आपको उसको हल करना है। तो इसमें आप किस तरह इसका नेट प्रॉफिट, कुल प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। अब इस तरह का प्रॉब्लम जो मैथ में आता है, उसमें आपने सबसे पहले आपने डेटा को माइंड में रखना है। जो भी दी गई चीज़ होती है क्वेश्चन में, MCQs में जो भी दी गई चीज़ होती है, सबसे पहले हम इस तरह के प्रॉब्लम्स में उन डेटा को माइंड में रखते हैं। फिर उसी डेटा से उस क्वेश्चन का हल निकालते हैं, उसमें से फार्मूलास बनाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर उस डेटा में से ही उस क्वेश्चन का फार्मूला बनता है और उससे वो हल हो जाता है। तो यहाँ पर हमें डेटा में क्या दिया गया है? एक नेट प्रॉफिट दिया गया है जो कि 600 रुपये है, और दूसरा CP यानी कॉस्ट प्राइस, खरीदी कीमत, जो कि 2000 रुपये है। अब ये दो चीज़ें यहाँ पर दी गई है, तो हमें तीसरी चीज़ क्या फाइंड करनी है? क्या फाइंड करें प्यारे बच्चों? सेल प्राइस, विक्रय की कीमत, के उसने कितने रुपए में वो चीज़ बेची। उसने एक चीज़ खरीदी थी कितने में? 2000 में। उसको प्रॉफिट हुआ, फ़ायदा हुआ, उस पर नफ़ा हुआ 600 रुपये का। तो अब उसने वो कितने रुपए में वो चीज़ भेजी कि उसको 600 रुपये का नुकसान, 600 रुपये का फ़ायदा हुआ, लेकिन उसने बेची कितने में? तो वेरी सिंपल, सेल प्राइस को नेट प्राइस के साथ ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। इस दोनों का सम होगा सेल प्राइस और नेट प्रॉफिट का, तो इनका सम सेल प्राइस के बराबर होगा। 2000 रुपये में उसने चीज़ ली है और उसको 600 रुपये का नफ़ा हुआ है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा, उसने लाजमी है वो कि 2400 में बेची होगी, तभी उसका नफ़ा हुआ होगा 600 में। वेरी सिंपल, इसको बगैर हम हल करके भी हल कर सकते हैं, अगर थोड़ा उस क्वेश्चन पे गौर करते हैं। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया, क्वेश्चन पे थोड़ा गौर किया करें आप, बगैर हल करके भी कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं सिंपल, उसका आंसर दे सकते हैं और टाइम भी अपना बचा सकते हैं। इस तरह टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन पे टाइम ज़्यादा लग जाता है बच्चों का, तो अपने किसी भी क्वेश्चन में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपने जल्दी जल्दी क्वेश्चन को हल करना है, ताकि दूसरे जो क्वेश्चन है वो भी आप हल कर पाओ। ऐसे नहीं कि एक क्वेश्चन में लगे रहो और दूसरे क्वेश्चन का टाइम चला जाए। तो ये थी टिप्स फॉर टेस्ट। आगे हम दूसरी भी टिप्स आपको देते रहेंगे अगर आप हमारे साथ जुड़ते रहेंगे और इस तरह हमारी कम्युनिटी का हिस्सा रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, एड 3A + 2B एंड 2A + 5B इज इक्वल टू व्हाट? अब यहाँ पर इसका हमने सम फाइंड करना है। ये रोज़ की फॉर्म में नंबर्स दे दिए गए हैं, वैसे हम कॉमन नंबर्स को तो ऐड करते हैं, उसका सम फाइंड करते हैं इजीली।
लेकिन यहाँ पर नंबर्स के साथ साथ वेरिएबल भी दिया गया है ए बी। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो उस नंबर्स को आपने कैसे ऐड करना है। यहाँ पर एडिशन है, आप सब्ट्रैक्ट भी उसको कर सकते हैं, कैसे करेंगे। तो चलिए पेज पे आते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने 3a प्लस 2b एंड 2a प्लस 5b को हमने ऐड करना है, इसका सम फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, चलो लिखते हैं यहाँ पर इसका सम फाइंड करने के लिए 3a प्लस 2b एंड 2a वेरी सिंपल प्लस 5b। थ्री ए प्लस 2a कितना होगा, 3 और 2 5, ए यहाँ पर एक है तो यहाँ पे भी देंगे, प्लस 2b प्लस 5b कितना हुआ 7b। अच्छा, इसको आप दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा आपको इजी लगेगा जो आप कॉमन वैसे यूज़ करते आए हैं। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी हल कर सकते हैं। क्वेश्चन है 3a, उसमें क्या करेंगे, आप पहले जो एक फॉर्मेट वाले नंबर है उसको एक तरफ ले आएंगे। यहाँ पर 3a और यहाँ पर भी a है, यहाँ 3 के साथ भी a है, तो a वाली रकमों को हम a वाली वैल्यूज़ को हम पहले लिखेंगे साथ, ठीक है। 3a लिख दिया हमने। अब क्या है, दूसरा है 2a, तो 2a भी यहाँ पर लिखते हैं। ये दूसरा तरीका है, ठीक है। उस तरीके से आप हल कर सकते हैं, इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। उसके बाद b वाली वैल्यूज़ कौन सी है, 2b है पहले, 2b और 5b है। तो यहाँ पर अगेन 3a प्लस 2a कितना हुआ 5 है, प्लस है तो प्लस देंगे, 2b प्लस 5b कितना हुआ 7b। तो दोनों तरीके से आप हल कर सकते हैं। तो ये किसके बराबर आया, 5a प्लस 7b के। इस तरह आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं नंबर्स को। यहाँ पर एडिशन हमें फाइंड कर ऐड किया है, इन नंबर को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। वहाँ पे आपने बस साइन की थोड़ी वो प्लस माइनस होता है तो वहाँ पे आपने उनको माइनस कर देना है नंबर को, अदरवाइज़ प्लस होता है तो प्लस आप उसमें भी कर देते हैं। उसके बाद है अ बिजनेसमैन पेड ₹20,500 एज ज़कात, व्हाट इज़ हिज सेविंग फॉर द होल ईयर। एक ताजिर 20,500 रुपये ज़कात के देते हैं, तो उसके पूरे साल की सेविंग कितनी होगी। यहाँ पर हमने सेविंग फाइंड करनी है। ज़कात उसने दी है, उसकी सेविंग पूरे साल की कितनी होगी, कैसे मालूम करेंगे। फाइनेंशियल अर्थमेटिक्स मालियाती हिसाब है। तो मालियाती हिसाब के जो क्वेश्चन है वो कंफ्यूज भी करते हैं बच्चों को, क्योंकि ये इस तरह प्रॉब्लम्स में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिए जाते हैं। तो इसकी आपने प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है फाइनेंशियल अर्थमेटिक्स, ताकि इस तरह कोई प्रॉब्लम आए तो आप वहाँ पे इतने ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ये फाइनेंशियल अर्थमेटिक्स के जो चैप्टर्स हैं आपके बुक में, इनमें से क्वेश्चन आते हैं बेसिकली। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए ज़कात का फार्मूला। ज़कात मालूम करने का फार्मूला है 2.5% इंटू टोटल सेविंग्स। जो टोटल सेविंग दी गई है उससे आप 2.5% को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ज़कात उसकी मिल जाएगी, और उसी ही ज़कात के फार्मूला को रीअरेंज करके हम इसकी टोटल सेविंग्स निकालेंगे। ज़कात का फार्मूला कौन सा है, 2.5% इंटू टोटल सेविंग्स, और इस फार्मूला को हम रीअरेंज करते हैं तो टोटल सेविंग्स बराबर होती है ज़कात अपॉन 2.5%। ये है टोटल सेविंग्स का फार्मूला, जिससे हम उसकी टोटल सेविंग्स मालूम करेंगे इस क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है। तो टोटल सेविंग्स इज इक्वल टू ज़कात अपॉन 2.5%। अब ये ज़कात यहाँ पर क्वेश्चन में जो दी गई है ये हम ऐड करते हैं इस वैल्यू में ज़कात में, और डिवाइड करते हैं 2.5% से। तो ज़कात को हम डिवाइड करते हैं 2.5% से। ज़कात कितनी है 20,500 रुपये, जिसको हम डिवाइड करते हैं तो ये बराबर होता है 820,000 रुपये। यानी इसकी जो टोटल सेविंग्स होगी पूरे साल के लिए 820,000 रुपये।
लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस मैच नहीं कर रहा जो हमने ज़कात की सेविंग फाइंड की है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 73 में 820,000 रुपये। तो यहाँ पर इन ऑप्शंस में मिस्टेक हो सकती है, वैसे आप इस तरह ज़कात की सेविंग फाइंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, द एंगल सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल इफ़ द सम ऑफ टू एंगल इज। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगी अगर दो एंगल्स का सम बराबर है। किसके? 90 डिग्री, 180 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 75 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन सी एंगल्स होती हैं? वो एंगल्स होती हैं जिसका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी होती हैं दूसरी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन सी होती है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होती हैं जिसका सम 90 डिग्री के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ मैथ पोर्शन। अली हैज़ ₹35 इन हिज पॉकेट। अली के पास 35 रुपये हैं। ही बाय 3 पेंसिल्स, जिसमें से उसने 3 पेंसिल खरीद की। स्टिल हैव ₹5 इन हिज पॉकेट, और अभी भी उसके पास 5 रुपये बाकी है। हाउ मच प्राइस ऑफ पेंसिल। पेंसिल की प्राइस कितनी हुई? 35 रुपये उसके पास टोटल हैं। उन 35 रुपये में, उन 35 रुपीज़ में से उसने 3 पेंसिल खरीद की और अभी भी उसके पास 5 रुपये बाकी हैं। तो पेंसिल की प्राइस कितनी होगी? 10 रुपये, 70 रुपये, 30 रुपये या 40 रुपये? कैसे इसको हल करेंगे मैथमेटिकली? तो प्यारे बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन हमने एक और भी हल किया था इससे पहले, जिसमें मैंने बताया था कि पहले हमने एक चीज़ की कीमत मालूम करनी है और कैसे मालूम करनी है, आप डिवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पर उसके बाद स्टिल हैव 5 रुपीज़ कह रहा है, तो वो भी हमने माइनस कर देना है, काट लेना है। उसके बाद हमने एक पेंसिल की कीमत मालूम करनी है। तो उसके बाद टोटल कितने हैं पैसे? 35 रुपये हैं। 35 में से 5 हम माइनस कर देते हैं, तो उसके बाद रह गए 30 रुपये। अब 30 रुपये में से हम एक पेंसिल की कीमत मालूम करेंगे। टोटल कितनी पेंसिल है? 3। तो 30 को हम डिवाइड कर देंगे 3 से, तो बराबर है 10, यानी एक पेंसिल की कीमत 10 रुपये होगी। तो अब बाकी जो इसके बचे हुए साइंस के क्वेश्चन जो है अगले हम एपिसोड्स में, अगली वीडियोस में हल करेंगे। आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाना, ताकि वो वीडियो मैं बनाऊंगा अगली तो आप तक वो भी वीडियोस पहुंच सके। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।